हेलो बच्चों, आप सभी का पावन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बॉन्ड इसी तरह बना रहे और इसकी कड़ी में मेरी जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 9 की, शासक और विभिन्न इतिवृत्त की। भाग नंबर 9 में आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन कैसे चलता था, केंद्र से लेकर गांव तक की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनकी एक एक करके हम आज जो है पढ़ने वाले हैं अध्याय भाग नंबर 9 में। इसमें अकबर का फोटो इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि अकबर ही मेन जो है, अगर हम देखें जितनी भी प्रशासनिक जो इकाइयाँ चली आ रही थी, चाहे वो बाबर के समय से हुमायूं को, उसमें परिवर्तन लाने वाला अकबर था और कुछ परिवर्तनों के साथ बाद में ये इसी तरह से चलती रही। तो इस पर मुख्य भूमिका जो है वो अकबर की रही, इसलिए अकबर का फोटो यहाँ पर लगा है। बात कर लेते हैं कि कुछ एक डेट्स हैं जिनके बारे में आपको सुमेल करना होगा कि सही डेट किसके साथ जो है मेल खाती है। सबसे पहले 1679 1679 किसके साथ संबंधित है देख लीजिए। शिवाजी की मृत्यु हुई थी, जजिया पर पुनः कर लगाना, जजिया कर पुनः लगाना, खालसा पंथ की नींव रखना, गुरु तेग बहादुर की हत्या और औरंगजेब की मृत्यु। सही है, जजिया कर को पुनः लगा दिया गया औरंगजेब के द्वारा 1679 में। फिर 1699 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या हुआ था देखिए। इसमें जो संबंधित थे 1199 में गुरु गोविंद सिंह का जो है नाम आता है, तो वो थे खालसा पंथ की नींव रखना 1699 में। फिर 1680 ईस्वी में क्या हुआ भाई, 1680 में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी और वो था शिवाजी की मृत्यु, गुरु तेग बहादुर की हत्या या औरंगजेब की मृत्यु। सही उत्तर है शिवाजी की मृत्यु जो है हुई थी। और 1707 ईस्वी में क्या हुआ था, और 1665 1707 आपको याद होगा, ये औरंगजेब की मृत्यु हुई। और 1665 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर की हत्या जो हुई थी, जो गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, ठीक है, उनकी शीश काट दिया गया था। कहाँ पर, चांदनी चौक में। और इस प्रकार से ये जो त्याग था उसके आधार पर वहाँ पर एक गुरुद्वारा जो है वो बना हुआ है ना। ठीक है, अब चलते हैं बात 9वें भाग की और वह है मुगलों का प्रशासनिक व्यवस्था। बात कर लेते हैं मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में पहले आता है केंद्रीय शासन। कैसे चलता था केंद्र से। आज भी भारतवर्ष की बात करें तो शासन जो है वो पूरे भारत का केंद्र से भी शासन चलता है कुछ तौर पर, और जो है कुछ छोटे तौर पर जो है वो कहाँ पर, प्रांतों से भी जो है सरकार चलती है। लेकिन विभाग बांटते गए, केंद्र के पास अलग विभाग होंगे, राज्य के पास अलग विभाग होंगे। जैसे राज्य का अपना जो हेड होता है वो सीएम होता है, जो पूरे प्रांत का होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और वास्तविक हेड जो है वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन एक देखा जाए कि एक संवैधानिक तौर पर जो बड़ा पद है वो राष्ट्रपति का होता है। तो इसी तरह से ये जो है मुगल काल में भी था। तो सबसे पहला जो नाम आता था वो बादशाह का था, जो हम बाद में करेंगे। तो अकबर द्वारा स्थापित जो व्यवस्था थी, जैसे कि मैंने कहा था, आने वाले जो पीढ़ियाँ थी उन्होंने उसे थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जो है जारी रखा। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, प्रशासनिक व्यवस्था की, वो भी जरूरी है। देखिए, आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। अकबर नामा है, इकबाल नामा है, पदशाह नामा है, बहादुर शाह नामा है, तुझके जहांगीरी है। और इसके अलावा विदेशी पर्यटक आए भारतवर्ष में, जिनका टॉमस रो का नाम आता है, हॉकिंस का नाम आता है, या फिर फ्रांसिस बर्नियर का नाम आता है। इन्होंने भी जो है अपनी किताबें लिखी और उसमें इनके प्रशासनिक व्यवस्था, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना या लिखा, या उससे हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय शासन का, पहली, और वह है बादशाह। ये संपूर्ण मुगल शासन की जो धुरी होती थी, धुरी समझते हो ना कि सेंटर में ये है। धुरी का मतलब जैसे कि सूरज है और सूरज के सारे जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मेन जो होता था केंद्र सरकार का, वो कौन होता था, बादशाह होता था, और बाकी गौण होते थे। ठीक है, तो सेना का जो चाहे प्रमुख हो वो कौन होता था, बादशाह होता था। सेनापति जिसे हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा सेनापति बादशाह खुद होता था। या कार्यपालिका, जो नियम बनाने, कानून बनाने हैं, वो भी मेन कौन था, बादशाह था। उसका हर एक शब्द जो है वो कानून बन जाता था। और मुख्य न्यायाधीश जो सुना दिया, जो कह दिया, डिसीजन दे दिया, वो मुख्य न्यायाधीश का उसके इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। तो इस प्रकार से ये
अमिट शक्तियाँ थी या कहें निर्कुश शक्तियाँ जो है बादशाह के हाथ में थी। तो इसका मतलब था कि राजा अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बेकार हुआ तो मुश्किल है फिर जीना। तो इस प्रकार से प्रजा अपने जो शहंशाह थे उनके ऊपर निर्भर करते थे, उनके न्याय के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, या फिर और कार्य करना हो तो उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी था। मुख्य कार्य क्या थे? सिंहासन पर बैठकर सजा सुनाना या किसी को जो है वो सजा से मुक्त करना, अपने नाम के सिक्के चलाना, झरोखा दर्शन देना और उपाधियां देना। झरोखा दर्शन जो है अकबर ने शुरू किया था, सिक्के चलाना, शाही आदेशों पर मोहर लगाना और दीवाने आम और दीवाने खास में शिकायतें सुनना और परामर्श देना। दीवाने आम क्या था कि जहाँ पर आम लोगों की जो है खुले दरबार में लोगों की जो है शिकायतें सुनी जाती थी खुले दरबार में, और उसे कहा जाता जहाँ पर आम लोग आते थे तो वो उसे कहते थे दीवाने आम। और दीवाने खास होता था जहाँ पर जो है केवल जो खास लोग आते थे, और ये ज़्यादातर जो है राजमहल के अंदरले हिस्से में होता था, तो इसलिए दरबार में होता, इसलिए कहा जाता दीवाने खास। ठीक है, क्लियर है। अब आता है मंत्री परिषद। उसके पास बादशाह के बाद जो मंत्री परिषद आता है, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री के बाद क्या आते हैं? मंत्री आते हैं, जिनमें बहुत सारे विभाग जो है वो बांट दिए जाते हैं ताकि जो कार्य है प्रशासनिक का वो अच्छे ढंग से चल सके। तो सम्राट ने भी ऐसा ही किया हुआ था, अपने बहुत सारे मंत्री रखा। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर में सबसे बड़ा जो मंत्री हुआ करता था वजीर हुआ करता था, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, मेन मुख्य सलाहकार। लेकिन बाद में जो है ये जो पद था वो किसी और नाम से जो है जाना जाने लगा, जैसे कि वकील। तो बादशाह के बाद वकील आता था, अकबर के शासनकाल की बात करें हम, इसे वकील ए मुतल्लक भी कहा जाता था। तो सम्राट के पश्चात अगर बात करें सबसे बड़ा अधिकारी तो वकील ही होता था। ये प्रधानमंत्री होता था और परामर्शदाता, ये इसको परामर्श देता था। कोई भी किसी बात की जो है अगर छानबीन हो या कोई परामर्श हो तो परामर्श देने में यही वकील जो है सबसे महत्वपूर्ण होता था, जो सबसे नज़दीक अकबर के बैठता भी था। तो अकबर का जो सबसे पहले वकील था वो बैरम खां थे। आपको मालूम होगा सबसे पहले जो 13 वर्ष की आयु में जो जब वो राजगद्दी के ऊपर बैठे, जब वो नाबालिग थे, तो जब तक वो बालिग नहीं हुए तब तक जो है उनको देख रेख करने वाले कौन थे? बैरम खां। तो वो जो है इस पद के ऊपर रहे, किसके ऊपर? वकील पद के ऊपर, प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, लेकिन माना जाता है कि कुछ समय के पश्चात उन्होंने जो है इस पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था और इसलिए इनसे छीन ली गई ये शक्तियाँ, और बाद में बैरम खां की जगह जो मुनर्रफ खां को जो वकील नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। हालांकि इसका बहुत क्रिटिक्स जो है वो लोग करते हैं। आगे बात करते हैं मीर बख्शी की बात। तीसरा जो पद था वो मीर बख्शी। मीर बख्शी होता है सेना विभाग का मुखिया, जैसे कि आजकल गृह मंत्री होते हैं, तो उसी प्रकार से सेना विभाग का ये मुखिया होता था। और मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम का एक पत्र होता है, उस पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को वेतन मिलता था। सैनिकों को नियुक्ति करनी हो, वेतन देना हो, प्रशिक्षण देना हो, अनुशासन की जिम्मेदारी, या घोड़ों को दागने या मनसबदारों को नियंत्रण में रखने की, ये सारी कवायतें जो है किससे होती थी? मीर बख्शी इन कार्यों को करता था। ठीक है, तो सेना से संबंधित जो कार्य होते थे वो मीर बख्शी इसका हेड हुआ करता था। आगे हो गया। अब चौथा नंबर का जो आता था मंत्री वो आता था दीवान ए आला। आला बड़ा अधिकारी, कैसे किस तरह का? वो ये कहते हैं, एक तो शब्द जो है ये फारसी मूल का जो है शब्द है दीवान ए आला, तो ये राजस्व विभाग का जो है वो मुखिया होता है। राजस्व जो वित्त विभाग होता है ना, तो इस प्रकार से राजस्व विभाग का मुखिया होता था। सभी ही राज्य की जो आय व्यय का जो हिसाब रखना वो उनके हाथ में होता था। इस पद के ऊपर अकबर के शासनकाल में 3 व्यक्ति रहे, जिसमें मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल और ख्वाजा साहब मसूर का नाम जो है वो 23 वर्षों तक ये इस पद के ऊपर जो है वो बने रहे। तो इनके कार्य क्या होते थे भी? इनके कार्य होते थे कि राज्य के आय व्यय का हिसाब रखना, भू राजस्व कर के नियम बनाना, कितना लगना चाहिए, कितना लिया जाएगा, बादशाह की स्वीकृति से प्रांतों में दीवानों की नियुक्ति करना। दीवान जो है क्या, प्रांतों में भी जो दीवान होते थे उनकी नियुक्ति कौन करते थे? यही दीवान आला कर जो है करते थे। ठीक है, उसके बाद 5वां आता है सदर उस सुदूर। ये जो है धार्मिक मामलों को, जितने भी धार्मिक मामले हैं, किसी को जो है वो धार्मिक तौर पर मंदिर बनाना तो वहाँ पैसा देना है, या मस्जिद बनानी है, कोई भी सलाह देनी है धर्म के नाम पर, या शरीयत की रक्षा। शरीयत क्या होता है? जो इस्लामिक कानून है उसके तहत जो है आदमी और स्त्रियों को दोनों को अपना जीवन जो है जीना पड़ता है, तो शरीयत की रक्षा करना ये भी कार्य क्या? सदर उस सुदूर। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इसके कर्तव्यों से जो है कर्तव्य से नामुख होए या इसका कहना नहीं मान रहा है। इसके अतिरिक्त क्या है? उलेमा की कड़ी निगरानी। उलेमा कौन होते थे? जो
जो धार्मिक गुरु होते थे और लगातार जो है धर्म में प्रचार में लगे रहते थे, तो उनके ऊपर कड़ी रखना कोई गलत तो नहीं कर रहा है। शिक्षा, दान और न्याय विभाग का निरीक्षण करना ये भी कार्य किसका होता है? सदर उस-दूर का ही होता था। और ये कहता है इसको और भी नाम से भी जाना जाता था, सदर उस-दूर, शेख उल इस्लाम और सदर इकुल के नाम से भी जाना जाता था। तो सदर दान में दी जाने वाली जो लगानहीन भूमि थी उसका निरीक्षण भी करता था। कई बार जो है ना, जो गुरु होते, धार्मिक गुरु, उनको जो भूमि जो है लगान रहित भूमि दी जाती, जिसके ऊपर लगान कर नहीं लगता, टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो इस भूमि को याद रखना श्योरगल कहा जाता था या मदद ए माश भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द पूछा जाता है। ये श्योरगल का है, तो जो भूमि जो है अकबर के द्वारा खुश होकर जो है वो किसी दी जाती, धार्मिक गुरुओं को दी जाती थी, तो उसे कहा जाता श्योरगल, जो कैसी होती थी? लगानहीन होती थी, टैक्स फ्री होती थी, टैक्स नहीं देना होता था। फिर छठा आता है काजी उल कुजात। काजी से ही पता लगता है, काजी का मतलब न्याय विभाग का जो मुखिया था उसे कहा जाता था काजी उल कुजात। ठीक है, और ये प्रांत, जिला और नगरों में जो काजी नियुक्त किए जाते थे उनकी नियुक्ति भी ये करता था। और इनका कार्य क्या होता था भाई? इनका कार्य होता था कि अगर मान लीजिए राजा ही नहीं है तो उसकी जगह जो है ये प्रधान काजी के तौर पर जो कार्य करता था और इस प्रकार से जो डिसीजन था वो देता था, तो उसका कार्य ये था। फिर सातवां था खान ए सामा। ये जो खान ए सामा थे ये घरेलू विभाग के जो प्रधान थे। क्या खाना पीना है, क्या पहनना है, ये सारी जो है व्यवस्थाएं कौन करता था भाई? खान ए सामा जो है वो करता था। तो इस तरह से ये खान ए सामा की बात हुई। अब बात करते हैं आगे, आठवां या अन्य महत्वपूर्ण पद जो है और रह जाते हैं दरोगा ए डाक चौकी, है ना। डाक चौकी से पता लग रहा है ये सूचना विभाग का या गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। जितनी भी गुप्त सूचनाएं होती है, जितने भी प्रांत होते थे, उनमें घूम घूम कर ये अपने गुप्तचरों से सूचना लेते थे और बताते रहते थे भाई कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कोई जो है, जो सूबेदार है, सूबे का जो मुख्य सूबेदार है वो राजा के विरुद्ध कोई जो है षड्यंत्र रच रहा हो। तो इस प्रकार की जो खबरें थी वो जो है राजा तक पहुंचाने का काम कौन करता है? दरोगा ए डाक चौकी के द्वारा ये सारे कार्य होते थे। फिर मीर ए आतिश, और इसे दरोगा ए तोपखाना भी कहा जाता था। इसके पास जो है चाहे बंदूकें हैं चाहे तोपखाना है, इसका ये प्रधान हुआ करता था। सारा का सारा जो है इनके पास ये मसला जो है या असला रहा करता था, किसको देना है, किसको कितना भेजना है, ये सारी इसी मंत्री के पास जो है ये रहता था। फिर एक और आता है मीर बहार। ये मीर बहार कौन था भाई? समुद्री विभाग का मुखिया, क्योंकि आयात और निर्यात जो समुद्र के द्वारा उसमें होता था, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो है एक मंत्री बनाया गया, जिसका नाम है मीर बहार। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा अब तक को है क्या पढ़ा हमने? केवल केंद्र पढ़ा, हमें दिल्ली पढ़ा, दिल्ली से जो सरकार चलती है। क्लियर है? अब आता प्रांतीय सरकार, जैसे कि हिमाचल सरकार है, कई प्रांतों में विभाजित है। तो वैसे ही जैसे कि आपका हिमाचल आ गया, आपका हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, तमिलनाडु, ऐसे प्रांत जो है वो उस समय प्रांतों के नाम अलग थे, लेकिन उनमें कैसी सरकार चलती थी? प्रांतीय सरकार। देखिए, प्रांत नहीं कहा जाता उस समय, सूबा कहा जाता है, याद रखना, सूबा कहा जाता था प्रांत को, और सूबे का जो मुखिया होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। तो सर्वप्रथम जो 1580 की बात हम अगर करें तो अकबर ने अपने साम्राज्य को उस समय जो है 12 सूबों में विभाजित किया था 1580 में, याद रखना 12 सूबे थे, लेकिन बाद में ये अंतिम समय तक जो है 15 हो गए थे। जैसे जैसे उसने विजय हासिल करी, साम्राज्य बढ़ता गया, तो 15 सूबे हो गए थे अकबर के ही शासनकाल में। जहांगीर ने थोड़ा सा और इसको बढ़ाया, 2 सूबे और डाल दिए तो 17 हो गए, और फिर शाहजहां ने एक और बढ़ा दिया तो 18 सूबे हो गए, और शाहजहां के बाद जो औरंगजेब ने 2 और सूबे जो है गोलकुंडा और विजयपुर के ऊपर हासिल की, और विजय हासिल की, और इस प्रकार से ये कितने बन गया? अब 20 हो गया, और बाद में एक और हो गया, और 21 सूबे जो है मृत्यु तक जो है उसके कितने हो गए थे? 21 सूबे थे। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कुल कितने सूबे हो गए थे? 21, मतलब 21 सूबे और 21 सूबेदार। तो सबसे पहला जो मुख्य अधिकारी होता था सीएम, जिसे हम बात करेंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर, उसे सूबेदार कहा जाता था उसमें, और उसे सिपाह सलार के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना, सिपाह सलार। तो प्रांत का जो शासन प्रबंध था वो उसके अधीन होता था। वहाँ पर शांति कायम करना, कानून व्यवस्था लागू करना, जन कल्याण के कार्य करना, सड़कें बनाना, नहर बनाना, बाग अस्पतालों का निर्माण करवाना, जैसे कि आज भी ये प्रांतीय सरकार के जो कार्य होते। तो ये सारे कार्य कौन करता था भाई? सूबेदार करता था। ठीक है। फिर दूसरा आता दीवान। क्लियर है? दीवान, ये प्रांतीय दीवान की बात कर रहे हैं। वो दीवान आला था, केंद्र में दीवान आला, और यहाँ पर केवल दीवान। तो भाई दीवान प्रांत के जो वित्त विभाग का जो मुखिया होता था, और वो
प्रांत की जो आय व्यय था उसका रिकॉर्ड रखता था, लगान इकट्ठा करता था और केंद्र सरकार में जाकर जमा भी करवाता था। तो यह इसका कार्य जो है वो हुआ करता था। ठीक है, फिर आ गया दीवान के बाद बख्शी, है ना। बख्शी का काम क्या होगा भी, ये बख्शी की जो नियुक्ति थी वो शाही मीर बख्शी के द्वारा, जो शाही मीर बख्शी केंद्र का जो बड़ा जो मीर बख्शी होता था वो उसके द्वारा बख्शी की नियुक्ति जो है कि प्रांत में बख्शी की नियुक्ति, जैसे हाई कोर्ट में जो है वो बड़ा जो है वो जो न्यायाधीश होता है, तो जो जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, जो सेंटर में जो है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, चीफ जस्टिस है, उसका जो है वो उसको करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो मीर बख्शी था वो बख्शी की प्रांतों में बख्शी होते थे और इनका कार्य क्या होता था भी, सैनिकों की भर्ती करना, सैनिक टुकड़ी को अनुशासित करना, घोड़ों को दागने की प्रथा, ये सेना विभाग के मुखिया हुआ करते थे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये सेना विभाग के मुखिया हुआ करते थे। मेरा काजी आ गया था, तो काजी तो यहाँ पे है जिसकी बात मैं कर रहा था। तो मीर बख्शी का काम होता था कि वो सेंटर में मीर बख्शी होता था और प्रांत में बख्शी होता था। तो इसका कार्य क्या होता था, ये सेना का जो प्रमुख होता था प्रांत में, जिसका कार्य वैसे ही जैसे सेंटर में होता है ठीक उसी प्रकार से प्रांतों में भी इसका कार्य क्या होता था, घोड़ों को दागना या सैनिकों को टुकड़ियों के साथ रखना, क्या जो है कब अनुशासन कैसा होना चाहिए, कब भर्ती होनी चाहिए, कैसे भर्ती होगी, ये सारे नियम जो है वो बख्शी के द्वारा जो है प्रांतों में निश्चित किए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी भी प्रकार की घटनाओं की जानकारी जो है सेना से संबंधित बख्शी के द्वारा ही मीर बख्शी को मिलती है और मीर बख्शी जो आगे जो है वो राजा को बताता था। सदर एकाजी या एकाजी, काजी मतलब जो न्याय से संबंधित था, तो सदर एकाजी कहा जाता था प्रांतों में। ठीक है, सूबे में से क्या कहा जाता था, सदर एकाजी, और इसका काम क्या होता था, न्याय देना। तो एक तरह से हम ये कहें कि प्रांत में जो न्याय करने वाला था वो काजी होता था, सदर काजी उसको कहा जाता था। और इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, दरोगा ई डाक जो है वो करता था। पांचवा आया वाकिया नविस। ये वाकिया नविस जो है ये प्रांतीय गुप्तचर विभाग का मुखिया होता था। याद रखना, प्रांतीय विभाग का ये गुप्तचर विभाग का मुखिया होता था प्रांतों में, और जितनी भी घटनाओं की जानकारी होती थी वो इसे जो है वो आगे भेजता था सेंटर तक। जो है इस प्रकार से ये गुप्तचर विभाग का मुखिया होने का पूरा दायित्व पूरा करता था, बादशाह तक सारी सूचनाएं पहुंचाता था। फिर कोतवाल, ये भी पद जो है प्रांतों में हुआ करता था। देखिए, लेकिन ये जो कोतवाल थे ये शहरों में होते थे। शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कोतवाल नियुक्त किए गए, दिल्ली का पहला जो है वो कोतवाल थे। इनका नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन उनकी तस्वीर है ये। तो ये शहर में जितने भी बदमाश है या जो वैश्याओं के साथ जो है गलत नाजायज संबंध रखते हैं, कुछ भी शराब या नशीली वस्तुओं को बेचने वालों, इन सब के ऊपर जो है कड़ी नजर रखते थे, जो आज भी करते हैं थानेदार, है ना। तो उसी प्रकार से ये कोतवाल इनको कहा जाता था उस समय। तो जितना भी आपराधिक जो मामले होते थे या अपराधी होते थे उनको रोकना, अपराधों से करने से रोकना, और अपराध अगर हो जाते उनकी छानबीन करने का कार्य जो कौन करता था, कोतवाल करता था। फिर करता है जिले। अब आ गया जिला भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गए, हमने पढ़ लिया। अब इससे पहले हम पढ़ा सूबा, जिसे प्रांत कहते हैं ना। तो हिमाचल से अब पहुंच गए हम मंडी जिला में। अब कैसे शासन चलता था भाई, अब जैसे कि मंडी जिला में कौन है सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं ना, डीसी होते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि उस समय जो है फौजदार जो है वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, समझे, डिप्टी कमिश्नर। तो भाई एक तो सबसे पहले इनको जिले नहीं कहते थे, क्या कहते थे भाई, सरकार कहते थे। याद रखना, सरकार कहते थे, है ना। कई जिलों में विभाजित होता था स्टेट, जैसे कि हमारा जो है हमारा पूरा हिमाचल जो है वो 12 जिलों में विभाजित है, तो 12 सरकारें थी। ठीक है, समझ आएगा ना। सूबे में जो है हिमाचल सूबे में कितनी सरकारें होगी, 12 सरकारें होगी। क्लियर हो गया। तो सरकार कहा जाता है, वह सरकार का जो मुख्य जो बड़ा अधिकारी होता है उसको फौजदार, डिप्टी कमिश्नर फौजदार। उसका कार्य क्या होगा भाई, उस जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और जितनी भी जो कानून है उनको सुचारू रूप से या ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करने का कार्य जो है कौन करवाता था, वो फौजदार करवाता था। इसका हो गया। फिर दूसरा आता था अमिल या अमिल गुजार के नाम से आता, आमिल या आमिल गुजार के नाम से। ये राजस्व विभाग का जो है कार्य संभालता था। राजस्व, भू राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का हिसाब रखना और रिपोर्ट शाही दरबार तक जो है पहुंचाना। कोतवाल की अनुपस्थिति पर इसे न्यायिक कर्तव्य का कार्य भी करना पड़ता था। याद रखना, अमिल का काम क्या होता था, ये साथ साथ जो है अगर जो है
कोतवाल नहीं है तो उसका कार्य भी संभालता था। इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य था कृषि से जुड़े हुए कागजात और आंकड़े एकत्रित करना। अमिल गुजार का काम था। ठीक है, एक ही नाम है, या तो उसको अमिल भी कहते थे या अमिल गुजार भी कहते थे। तीसरा था खजानदार। खजाने से ही पता लगा, तो खजाना होता जहां पर जो टैक्स डिपॉजिट किया जाता था, खजाना, उसका जो अधिकारी होता उसको खजानदार कहा जाता था। तो सरकारी खजाने की सुरक्षा करना इसका दायित्व था। ये पढ़ रहे हम जिले का, डिस्ट्रिक्ट का। अब आता है डिस्ट्रिक्ट के बाद भाई परगना, तहसील। समझे, तहसील जैसे बल आ गई तहसील, तो उसी प्रकार से परगना जो है का शासन, तहसील का शासन कैसे चलता, तो इसका परगने कहा जाता है। पहली तो बात ही होगी। और इसका अधिकारी जो बड़ा होता है उसका कहा जाता था सॉरी सिकदार। सिकदार यह परगने का मुख्य अधिकारी होता था। और इसका ठीक उसी प्रकार जैसे कि आजकल कौन होता है अभी, एसडीएम साहब होते हैं ना, तो उसी प्रकार से सिकदार होता था। और इसका कार्य वैसे ही होता था कि जितना भी शांति व्यवस्था बनाए रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, दंडित देना, अपने जो है वो डिसीजन सुनाना, अदालत लगाना, ये सारे कार्य जो है किसके होते थे, सिकदार के। फिर आमिल, राजस्व विभाग का मुखिया, राजस्व वसूल करना या फिर गांव के किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना, और उन्हें मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा, वो था कानून गो, जो आज भी स्थापित है। कानून गो क्या होता है, पटवारी से ऊपर का अधिकारी होता है। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, भूमि का सर्वेक्षण करना और राजस्व वसूली करना। और चौथा था पोतदार। पोतदार, इसका काम क्या होता है भाई, कि परगने के खजांची को पोतदार कहते थे। और इसका मुख्य कार्य होता है भूमि का संबंधी रिकॉर्ड रखना और लगान एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करवाना, जिसकी बात हम कर चुके हैं। खजांची की बात हो चुकी, उसे पोतदार भी कहा जाता है। अब आता है गांव। सबसे छोटी जो इकाई थी वो गांव हुआ करते थे, है ना। और गांव का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, या सदस्य, या हम कहेंगे जिसे प्रधान कहेंगे, उसे चौधरी कहा जाता था। याद रखना, चौधरी। और इसके सहायता के लिए जो मुकद्दम और पटवारी, दो अधिकारी जो है नियुक्त किए जाते थे। देखिए क्या क्या काम होते थे। चौधरी का काम होता था किसानों और सरकारी कर्मचारियों के बीच एक कड़ी के तौर पर काम करना, है ना। कड़ी के तौर पर काम करना मतलब एक तरह से वहाँ पर कितने छोटे छोटे जो मुकदमे होते हैं उनका निर्णय भी देना। तो मुकदम का कार्य होता है, मुकदम लगान वसूल करने के लिए जो है वो चौधरी की सहायता करता था। और पटवारी जो क्या करता, भूमि संबंधी रिकॉर्ड जो है वो रखता था। ठीक है, लगान एकत्र करने का कार्य मुकदम, पटवारी का काम है भूमि संबंधी जितने भी रिकॉर्ड है वो रखना। चौधरी का काम है छोटे मोटे जो है वो अपने गांव में जो विकास कार्य है उनको करवाना। विकास कार्य जैसे जो है आज प्रधान करवाते हैं ना ग्राम पंचायत, वैसे ही चौधरी का कार्य ये होता था। और छोटे छोटे अगर निर्णय, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए हैं तो उनका निर्णय भी कौन देता था, चौधरी देता था। क्लियर हो गया। तो ये गाँव का प्रबंध हुआ। तो इस प्रकार से हमने कहाँ से शुरू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से लेकर गाँव तक ये बात हमने कर दी है। अब बात करते हैं अंतिम, वो है आज का विचार। पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म सफल रहा, बिल्कुल रहा, पूरी तरह से रहा। आज हम वो पत्थर जिसे घड़ा गया, किसी के द्वारा मूर्ति बना दी गई, उसे बड़े पूजते हैं। बहुत से फूल, बहुत सा धन, बहुत सा सब कुछ, पर इंसान में इंसान है, केवल इतनी ही बात। इंसान में भगवान है ये तो समझाना दूर की बात, लेकिन इंसान में इंसान है यह समझाने में धर्म आज भी असफल है, जो दुख की बात है, बहुत दुख की बात। जीता जाता व्यक्ति जो है भूखा नंगा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो समझ लीजिए इन शब्दों के क्या मायने हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ। हमेशा कहता हूँ बच्चे हमारे से बहुत आगे जो है वो सोचते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.